हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कुबुंटीज़ इन एक्शन की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम कहता हूं। इससे पहले हमने जो है वो रिसोर्सेज में जॉब्स को देखा, क्रॉन जॉब को देखा, पोर्ट्स को देखा और हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिया कुबुंटीज़ का। ये कुबुंटीज़ की 23वीं वीडियो होगी और इसके अंदर हम बेसिकली ये सीखेंगे कि भाई सर्विसेज और प्रॉप्स क्या होती हैं हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज की। अब देखें, लास्ट टाइम हमने जितनी भी पोर्ट्स वगैरह बनाए थे या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बनाई थी वो आउटर वर्ल्ड के लिए ना एक्सेसिबल नहीं थी। मींस कि कोई बंदा आके उस एप्लीकेशन को ना सच एस इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता जिस तरीके से हम कर रहे होते हैं। तो आपको याद होगा कि यार मैंने ना आपको एक पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड बताई थी जिसके थ्रू आप क्या करते थे, एक स्पेसिफिक आईपी दे देते थे और उसके ऊपर क्या होता था कि एक पोर्ट नंबर असाइन कर देते थे और उसका एक इंटरनल पोर्ट असाइन कर देते थे। जैसे कि हम लोग करते थे लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट करके मैं कह रहा था कि यार अभी जो मेरी एप्लीकेशन होगी ना वो किस पोर्ट के ऊपर डिप्लॉय होगी, इंटरनल पोर्ट 8008 के ऊपर। और उसका जो लेट मी जस्ट बैक, ओके, उसका जो इंटरनल पोर्ट होगा वो क्या होगा, पोर्ट 80 होगा, जो इंजन एक्स की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था। अच्छा, पहली बात तो ये होगी कि यार कि जब भी हम पोर्ट वगैरह बनाते हैं वो रियल वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं होती, आउटर वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं होती उस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट है उसके साथ एक IP को मैप करते हैं। IP को मैप करने के बाद उसका इंटरनल पोर्ट नंबर और एक्सटर्नल पोर्ट नंबर मैप करते हैं, ठीक हो गया। अब पोर्ट फॉरवर्ड की जो कमांड है ये काम तो ठीक करती है लेकिन सिंगल स्पेसिफिक पोर्ट के लिए। एक पोर्ट होगा, ठीक है ना, एक पोर्ट है मेरे पास, एक पोर्ट के लिए ही मैं इस कमांड को यूज़ करूँगा। दो पोर्ट होंगे तो 2 मरतबा कमांड को लिखूँगा, 3 होंगे तो 3 मरतबा लिखूँगा, 4 मरतबा लिखूँगा। अगर जैसा कि आपको पता है यार कुबुंटीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन चल रही हो, थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज हो सकती हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, बताएं। तो उसमें जो है ये पोर्ट फॉरवर्ड कमांड जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उसको बेस्ट प्रैक्टिस भी तस्वर नहीं किया जाता। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार अगर आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पे आपके पास थाउजेंड ऑफ पोर्ट्स हैं और हर पोर्ट जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हैं, तो आप अगर उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ओपन करोगे तो क्या करोगे, पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड यूज़ करोगे? नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड बेहतर नहीं है। वो बेहतर की सूरत में कि यार एक ही पोर्ट को आपने रियल वर्ल्ड में एक्सेसिबल करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बदले जो चीज़ हमें कुबुंटीज़ देती है वो देती है जनाब सर्विसेज, ठीक हो गया। तो सर्विसेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो भी हमारी एप्लीकेशन होगी, जो भी हमारे पोर्ट्स होंगे उनको हम एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमें पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड देने की सच एज ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसी वीडियो सीरीज़ के मिड में कि यार हर पोर्ट को ना उसका एक स्पेसिफिक IP असाइन होता है। जैसे कि ये पोर्ट नंबर 1 हो गया, ये मेरे पास P1 हो गया, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक IP होगा। क्या हो सकता है, मैं फ़र्ज़ी इसको एक IP दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार 192.168, ठीक है, .0.1 हो सकता है, ठीक है। ये एक फ़र्ज़ी IP हो सकता है इस चीज़ का, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि यार कुबुंटीज़ में जो भी आपके पास ग्रुप वगैरह होते हैं उनका एक सिंगल स्टैटिक IP होता है, ठीक है ना। एक ऐसा IP होता है जो चेंज नहीं होता, वो स्टैटिक IP होता है, ठीक है। और अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सर्विसेज रिसोर्स हमारे पास एक सर्विस रिसोर्स बेसिकली आप सोचें हमारे पास क्या करेगा, एक कांस्टेंट पॉइंट को क्रिएट करेगा, एक एंट्री पॉइंट को क्लियर करेगा जहाँ से हम क्या कर सकेंगे, ग्रुप ऑफ पोर्ट को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक हो गया। हम ग्रुप ऑफ पोर्ट को एक्सेस कर सकेंगे। किस तरीके से कर सकेंगे, एक एंट्री पॉइंट होगा हमारे पास, जैसे सपोज करते हैं ये एंट्री पॉइंट है, इसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे, मल्टीपल हमारे पास जो पोर्ट्स होंगे P1 P2 P3 अप टू पोर्ट जितना भी हम बनाना चाहें उनको हम सिंपली एक्सेस कर सकेंगे। और हर सर्विस रिसोर्स का क्या होगा, अपना एक IP एड्रेस होगा, ठीक है ना। तो वो IP एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होगा, सही है, तब तक जब तक रिसोर्स आपके पास एग्जिस्ट है। अगर रिसोर्स ही डिलीट कर दिया तो डेफिनेटली उसका IP भी डिलीट हो जाएगा। सर्विस का रिसोर्स अगर आपने डिलीट कर दिया तो डेफिनेटली आपका IP भी चला जाएगा, लेकिन जब तक आपका सर्विस का रिसोर्स मौजूद है आपका IP डिलीट नहीं होने वाला, ठीक हो गया।
अच्छा, अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रू आईपी के थ्रू ऑन पोर्ट फॉरवर्ड के थ्रू हम सर्विस रिसोर्स को मतलब किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है ना, C1, ये मेरे पास एक क्लस्टर बना हुआ है, इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल पोर्ट्स चल रहे हैं और एक पोर्ट नंबर 10 के ऊपर एक एप्लीकेशन चल रही है, मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो इसका एक स्पेसिफिक आईपी होगा जिसके थ्रू मैं क्या कर सकूँगा, उस चीज़ को ईजिली एक्सेस कर सकूँगा। अच्छा, इसको मैं तब भी एक्सेस कर सकूँगा जब मेरे पास जो मेरा क्लस्टर होगा वो अगर रीशेड्यूल हो रहा हो या मूव हो रहा हो या इसकी लोकेशन चेंज हो रही हो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जैसे फेलियर की सूरत में आ जाता है, तब भी मैं उस आईपी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकूँगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इवन इफ पोर्ट मूव्स अराउंड द क्लस्टर, अगर आपका पोर्ट जो है वो ये वाली लाइन अगर आप देखें मूव होता है क्लस्टर में, तो आपका आईपी जो होगा वो चेंज नहीं होगा। यू विल गेट डिलीवर्ड टू दी न्यू लोकेशन वेयर इज़ द पोर्ट रीशेड्यूल, यानी कि पोर्ट फेलियर के बाद अगर आपका पोर्ट किसी और पोर्ट पर चला जाता है तो उसी आईपी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक हो गया? तो आई थिंक ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम मज़ीद पोर्ट सर्विसेज को देखेंगे। ठीक हो गया? राइट। अच्छा, ये जो आपके पास स्क्रीन अभी शो हो रही है, अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरे पास 3 तरह की फ्रंट एंड पोर्ट बने हुए हैं। ये पोर्ट 1 हो गया फ्रंट एंड का, ये पोर्ट 2 हो गया फ्रंट एंड का, पोर्ट 3 हो गया। और कुबरनेटिस ने हर एक पोर्ट को जो है वो एक आईपी असाइन कर दी, जैसे कि 2.1.1.1 की, 2.1.1.2 की, 2.1.1.3 की। तो ये सारी जो आईपीज़ हैं उसने उसको बेसिकली क्या कर दिया है, एक सर्विस बना के फ्रंट एंड की सर्विस के ऊपर कर दिया। और इसका एक स्पेसिफिक स्टैटिक आईपी है जो चेंज नहीं होगा। ये आईपी तो समझे कि स्विच हो जाएंगे, जैसे कि ये पोर्ट चेंज हो गई या पोर्ट डिस्ट्रॉय होगी, इसने दोबारा से रिक्रिएट किया तो हो सकता है कि आईपी को वगैरह को चेंज कर ले, लेकिन ये जो आईपी है ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये चेंज क्यों नहीं होगी? ये उसी सूरत में चेंज होगी जब ये आपका पोर्ट डिलीट होगा, ये सॉरी आपकी सर्विस डिलीट होगी तो ही ये आईपी डिलीट होगी, अदरवाइज़ ये 1.1.1 की आईपी डिलीट नहीं होगी। अब सपोज़ करते हैं कि कोई एक क्लाइंट आता है हमारे पास बाहर से, ठीक है ना, एक्सटर्नल क्लाइंट आता है, वो क्या करता है कि यार वो आपकी किसी एक एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहा है। सपोज़ करते हैं कि वो इस 3 वाली को एक्सेस करना चाह रहा है, तो बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पे बेसिकली ये होगा आपके पास कि वो इस आईपी के थ्रू एक्सेस करेगा। और कुबरनेटिस अगर देखेगा कि यार उसने कौन सी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, अगर वो एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 3 के ऊपर पड़ी होगी तो उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर देगा। ठीक हो गया? ये तो आपके पास थी एक्सटर्नल क्लाइंट की कहानी। अच्छा, अब अगर आपके पास जो है वो कोई इंटरनल क्लाइंट है, इंटरनल क्लाइंट से मुराद कि आपकी एक बैकएंड की सर्विसेज हैं। ठीक हो गया? अब फ्रंट एंड की सर्विसेज में बेसिकली आपके पास डेटा को डिस्प्ले किया जा रहा होता है और बैक एंड की सर्विसेज में आपके पास जो है वो बिज़नेस लॉजिक्स वगैरह लिखी होती है। तो अगर हमारी बिज़नेस लॉजिक ने या बैक एंड की सर्विस ने कम्युनिकेट करना है, ठीक है, किसी भी इन पोर्ट्स के साथ, तो वो भी किस तरह से कम्युनिकेट करेगी, वो भी इस फ्रंट एंड के थ्रू पास जाएगी और उसके थ्रू जो है वो आगे डाइवर्ट हो जाएगी। तो हमने बेसिकली इसमें यह देखा कि इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, सर्विस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। और सर्विस में बेसिकली क्या होता है, एक स्टैटिक आईपी होता है, वो आईपी कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आपकी सर्विस का रिसोर्स अवेलेबल है वो डिलीट नहीं हुआ है, तब तक वो मौजूद रहेगा। ठीक हो गया? राइट। अच्छा, तो सर्विस रिसोर्स के अंदर आपके पास जो है ना वो रिसोर्स की टाइप्स होती हैं। अब आप मुख्तलिफ तरह की इसकी टाइप्स वगैरह सर्विस रिसोर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, जिनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि क्लस्टर आईपी हो गया, नोड पोर्ट हो गया, लोड बैलेंसर हो गया और एक्सटर्नल पोर्ट हो गया। ठीक हो गया? अब आगे हम देखते हैं कि यार ये क्या होता है। और क्लस्टर आईपी बेसिकली डिफ़ॉल्ट उसकी टाइप होती है और ये बेसिकली क्या करता है, एक्सपोज करता जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं इंटरनल आईपी पे, किसके लिए, क्लस्टर के लिए। जैसे कि मेरे पास एक क्लस्टर बना हुआ है, क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो होता है वो नोड्स का कलेक्शन होता है। ठीक है ना? इंटरनली अगर एक जो है वर्कर नोड को किसी दूसरे वर्कर नोड से जो है वो कम्युनिकेट करना है तो वो इस आईपी के थ्रू कर सकता है। ठीक हो गया? क्लस्टर आईपी के थ्रू। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली क्या कर रहा होता है, सिर्फ रीचेबल के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। किसके लिए? क्लस्टर के लिए। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ये काम नहीं कर रहा होता। अगर आप मिनी क्यूब पे इसको चेक करना चाहते हो तो SSH करें और उसके बाद क्लस्टर आईपी और पोर्ट नंबर आप कर दें तो वो डेफिनेटली आपको वहाँ पे शो कर देगा। ये कैसे होगा ये भी हम देखेंगे भी इसको आगे चल के। फिर आपके पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं नोड पोर्ट। अब नोड पोर्ट क्या करता है कि हमारी सर्विसेज को एक्सपोज कर देता है किसी एक ख़ास पोर्ट नंबर के ऊपर।
अच्छा, अब ये पोर्ट नंबर की रेंज होती है बिल्कुल वैसे ही है हमारे पास जैसा हमारे पास हमने जब पोस्ट फॉरवर्ड की कमांड यूज़ की थी, पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड यूज़ की थी, उसके अंदर हमने कह दिया था कि जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो 5005 के ऊपर डिप्लॉय होगी। इसका एक्सटर्नल पोर्ट ये होगा और इंटरनल पोर्ट 80 के ऊपर डिप्लॉय होगी। तो ये बिल्कुल यही काम करता है आपके पास, लेकिन इसकी एक रेंज होती है 30,000 से लेके 32,676 तक की रेंज के अंदर ये किसी न किसी एक नंबर के ऊपर इसको डिप्लॉय कर देता है। ठीक है, हो गया। और उसको भी मालूम करने का यही तरीका है कि आप अच्छा, ये आपके पास बेसिकली क्या करते थे, मेक सर्विसेज एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड क्लस्टर, यानी कि बाहर से भी कोई बंदा आके इस चीज़ को जो है वो, या बाहर से भी कोई सर्विस या किसी भी थ्रू से हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम नोट पोर्ट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, या पोर्ट फॉरवर्ड के ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, फिर आपके पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का काम ये होता है कि जैसे कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोग आ गए। अच्छा, वो एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकती है, वो एप्लीकेशन जैम भी हो सकती है, उसके ऊपर जो है वो लोगों को सही तरह की सर्विस नहीं मिल सकती। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो किसी अगली कॉपी के ऊपर उसको भेज देगा। अगर आपने वहाँ पे रेप्लिका सेट के अंदर उसको बताया होगा, या लोड बैलेंसर के ऊपर आपने उसको बताया होगा कि यार अगर ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं और यूज़र जो है वो एक्सीड हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देना है, इतने लोगों को यहाँ ले लेना, इतने लोगों को यहाँ लेना। ये बेसिकली लोड को जो है वो मैनेज कर दो, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है। ठीक हो गया। फिर आपके पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल नेम। नाउ सी, एक्सटर्नल नेम आपके पास किस तरह से होते हैं, अगर आपने लिनक्स इस्तेमाल की होगी तो लिनक्स के अंदर आपके पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एलियास। एलियास या एलियस बेसिकली क्या कर रहा होता है आपके पास, ये आपके पास एक बहुत बड़ी कमांड्स को, या बहुत बड़ी, हम आपसे अपनी शॉर्ट कमांड्स वगैरह बना सकते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स को शॉर्ट कर देता है, हम इससे अपनी डिफ़ॉल्ट कमांड्स भी बना सकते हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हो कि आप कुबरनेटिस के अंदर, या मतलब इस तरह से कि यार बहुत बड़ी आपकी कमांड्स हैं, अगर आप उसको शॉर्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए आप एक्सटर्नल सर्विस के अंदर रहते हुए एक्सटर्नल नेम का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर एक डेटाबेस AWS पे बना हुआ है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ऊपर बना हुआ है, तो वो बहुत बड़ा नाम एक देता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट डेटाबेस aws.com। ठीक है, ये एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। तो आपको इसके साथ मैनिपुलेशन मतलब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको बार बार आप कॉल कर रहे होते हो, बहुत बड़ा नाम होता है, लिखने में एनर्जी भी जाती है, टाइम भी जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो है वो एक्सटर्नल नेम का जो है वो यूज़ करते हो, ताकि आप अपनी कमांड को शॉर्टर कर सको। राइट। अब इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या सीखने लगे, इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने लगे कि हम किस तरीके से सर्विसेज रिसोर्स को बनाएंगे CLI के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। हम YAML फॉर्मेट के थ्रू भी इसको बना सकते हैं, जो कि अभी आगे हम बनाने वाले हैं। और उससे पहले एक आसान तरीका आपके पास ये होता है कि यार आप ना इसको CLI के थ्रू बना दो। अब CLI के थ्रू आप इसको किस तरीके से बना सकते हो, यार kubectl की कमांड आप यूज़ करते हो, देन आपके पास एक कीवर्ड होता है जिसको कहते हैं एक्सपोज। एक्सपोज के बाद आप जिस भी पोर्ट वगैरह को सर्विस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप बेसिकली पोर्ट का नाम लिखते हो, लेकिन हमारे केस में हम रेप्लिका सेट को बना रहे हैं, तो इस वजह से हमने RS लिख दिया है। और मेरे पास इस वक्त मेरा जो है वो, जब मैं पहले ना आप लोगों को एक काम करता हूँ, लिस्टिंग करवा के दिखा देता हूँ सारी चीज़ों की, ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, तो मैं kubectl गेट RS कर देता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास जो है वो ये मेरा माई RS बना हुआ है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसका एक CLI के थ्रू सर्विस बनाने लगा हूँ, इसको एक्सेस करने लगा हूँ। ठीक हो गया। तो kubectl, और मैं क्यों करने लगा हूँ, क्योंकि मैं इस वजह से करने लगा हूँ, ब्राउज़र के ऊपर मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, तो kubectl एक्सपोज करने के बाद मेरे पास माई RS लिख दूंगा। अगर मैं पोर्ट के लिए करूँगा तो मैं पोर्ट करूँगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास RS इसके अंदर 3 पोर्ट्स चल रहे हैं, तीनों को में से कोई किसी एक को भी एक्सेस करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं माई RS कर लेता हूँ। ठीक है, माई RS करने के बाद जो है ना, मैं इसका नेम रख दूँगा, नेम डैश नेम के अंदर मैं कोई वैल्यू दे दूँगा, इसको कहता हूँ माई SVC। ठीक है, और डैश CLI कर दिया मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसका सेलेक्टर दूंगा कि यार ये किसके ऊपर सेलेक्ट होगा, मतलब मुझे Nginx की एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैंने सेलेक्टर दिया हुआ था इसको RS एग्जाम्पल का। ठीक हो गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेलेक्टर करने के बाद इक्वल्स टू ऐप के अंदर ऐप को लो, और ऐप की जो वैल्यू, उस वैल्यू को पकड़ के लाओ जिसका नाम हमारे पास RS एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वैसी बात इसको मुझे कोड भी बतानी है कि यार किस पोर्ट के ऊपर एक्सपोज हो रहा है।
एक्सटर्नल पोर्ट के ऊपर, तो मैं इसको डैश पोर्ट कर देता हूँ, 8080 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ देनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं टारगेट पोर्ट, तो मैं डैश टारगेट पोर्ट दे दूँगा जिसके थ्रू मैं एक्सेस करूँगा, जो कि एक वैल्यूज़ मखसूस नंबरों के बीच जनरेट होगी, जो 30,000 से स्टार्ट होकर 32,700 के करीब आई थिंक कुछ नंबर हैं उसके बीच में जनरेट होगी। तो मैंने टारगेट डैश पोर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको कह रहा था कि यार जो आपकी हमारी जो एप्लीकेशन है वो nginx की एप्लीकेशन है, तो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर है, और उसके अंदर मैं इसका टाइप बता रहा हूँ। तो टाइप मेरे पास जो है वो लोड बैलेंसर है, तो मैंने डैश टाइप करके इज इक्वल टू जो है वो टाइप बता देना इसको, लोड बैलेंसर, ठीक है, हो गया, इंटर करा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया है, पोर्ट का एरर आया है, तो पोर्ट का मेरे पास एरर आया है 8080 का, ऑलराइट। तो पोर्ट में मुझे यहाँ पे जो है वो उसको स्पेस देना है, इंटर करा, ओके, लेट मी जस्ट वेट फॉर इट, ये मेरे लिए आई थिंक बन रहा है। अच्छा, इसने मुझे क्या कहा है कि यार MyRS नाम का कोई भी रिसोर्स आपके पास इस वक्त नहीं है, ठीक है। तो MyRS नाम का रिसोर्स तो है मेरे पास इसमें। अच्छा, तो मुझे ना एक्सपोज करवाना है इसको RS के ऊपर। यहाँ पे मुझे एक चीज़ यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी कि मैं RS के ऊपर करवा रहा हूँ, यानी रेप्लिका थ्रेड के ऊपर करवा रहा हूँ। इंटर करा, देखें मेरा पोर्ट जो है वो सक्सेसफुली बन गया। तो यहाँ पर आपको टाइप बतानी पड़ती है। अच्छा, अब जैसा कि मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, सर्विस की लिस्ट लेता हूँ, क्यूब CTL गेट सर्विसेस, ठीक हो गया। तो मेरे पास दो यहाँ पे जो है वो IP आ चुके हैं। अच्छा, ये मेरे पास प्री डिफ़ॉल्ट बना हुआ है जो मैंने इन कम्युनिटीज़ ने बनाया है। क्लस्टर IP का ये जो है जो मैंने बनाया है, जिसकी मैंने टाइप लोड बैलेंसर रखी। अगर मैं नहीं रखता तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्लस्टर IP होती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी ये IP है, ये IP कब तक रहेगी, जब तक ये सर्विस हमारे पास मौजूद है। हमने इसको यहाँ पे जो है अप एंड रनिंग रखा हुआ है, डिलीट नहीं किया हुआ है, तब तक ये मेरे पास रहेगी। अच्छा, यहाँ पे ना इसकी IP पेंडिंग आ रही है। इसकी IP पेंडिंग आने का रीज़न ये है कि यार ये ना हमारे पास कुबरनेटिस के इन्वायरमेंट में मिनी क्यूब के अंदर हम काम कर रहे हैं। हम किसी रियल टाइम इन हाउस कुबरनेटिस के ऊपर या अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो अदरवाइज़ हमें एक स्पेसिफिक IP मिल जाती है, उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। लेकिन अब ये पेंडिंग इस वजह से आ रही है कि मिनी क्यूब के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनी क्यूब के IP के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मिनी क्यूब के IP को लूँगा मैं और इस स्पेसिफिक नंबर को लेकर अपने ब्राउज़र पर पेस्ट कर दूँगा, तो मैं सिंपली इसको एक्सेस कर दूँगा। तो मैंने लिखा मिनी क्यूब और IP, तो आप देखोगे कि मुझे मिनी क्यूब का IP मिल गया। सिंपली मैंने इस IP को यहाँ से उठाया, मैंने इस IP को यहाँ पे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र के ऊपर आ गया, और अपने ब्राउज़र पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद मैंने डैश दिया। डैश देने के बाद मुझे क्या देना है, मुझे ये 32,546 लिख देना है। तो मैंने लिखा 32,546, इंटर करा। तो आप देखोगे कि मुझे जो है वो मेरी nginx की एप्लीकेशन इस तरह से मिल रही है। ऑलराइट, तो ये तरीका था कि यार आप CLI के थ्रू किस तरीके से सर्विस बना सकते हो। एक और तरीका होता है कि आप किस तरीके से YAML के थ्रू कर सकते हो, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइट, सो इस वीडियो में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से लोड बैलेंसर को यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली लोड बैलेंसर आपके पास जैसे कि मैंने आपको उसके सर्विस रिसोर्स के कुछ पार्ट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए थे, जिसमें आपके पास क्लस्टर IP होता है, एक्सटर्नल नेम होता है, उसके अलावा नोड और नोड का होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्लाइड पे लेके चलूँ अपनी, तो अच्छा, तो आपके पास देखें सर्विस क्लस्टर IP होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, नोड पोर्ट होता है, उसके अलावा आपके पास लोड बैलेंसर होता है, एक्सटर्नल लेवल होता है। अभी चलें इनको ही हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार मेरे पास ना अभी इस टाइम कितने पोर्ट्स वगैरह चल रहे हैं। तो मैं क्यूब CTL गेट पोर्ट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम मेरे पास 4 पोर्ट्स जो हैं वो रनिंग में हैं, और इसी तरीके से मैं जो है इसका रेप्लिका सेट भी ले लेता हूँ साथ में। तो ये रेप्लिका सेट के मेरे पास जो हैं वो ये 3 पोर्ट्स चल रहे हैं, ये अप एंड रनिंग है, 11 मिनट से अप एंड रनिंग है। तो अभी हम क्या करने लगे, हम एक सर्विस रखने लगे और सर्विस के थ्रू इनको अलग अलग मतलब इनको एक्सेस करने लगे बगैर, जैसे कि लास्ट टाइम तो हमने क्या किया था, पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड के थ्रू किया था ना। तो अब हम पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड यूज़ नहीं करेंगे, हम सर्विस के थ्रू इनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो यू हियर समथिंग। I have made a file for you. Alright, so यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक फ़ाइल बनाई हुई है माई सर्विस के नाम से। सो विम करता हूँ माई
सर्विस YAML ऑलराइट। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है। अब इसका जो है वो रिसोर्स क्या दिया हुआ है, मैंने काइंड के बाद सर्विस दिया हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली हम सर्विस बनाने लगे। API वर्जन इसका भी पोर्ट की तरह V1 ही होता है। मेटा डेटा के अंदर जाहिर सी बात है सर्विस का नाम आ जाएगा, तो मैंने माई सर्विस दे दिया। आप चाहें तो कोई और नाम भी दे सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इसके बाद आपके पास स्पेसिफिकेशन आ जाती है, स्पेसिफिक जिसको हम शॉर्ट में स्पेक कहते हैं। उसके बाद आपके पास पोर्ट आ जाती हैं। अब पोर्ट्स ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट तरह की इसमें पोर्ट्स यूज़ होती हैं, और जो पहली पोर्ट मैंने दी हुई है डैश पोर्ट करके, ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एरे है। यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग बता रहे हैं 8080, यानी कि जो मेरी जो इमेज वगैरह आ रही होगी ना, उसकी एक्सटर्नल पोर्ट 8080 के ऊपर इसको डिप्लॉय कर देगा। टारगेट पोर्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि लास्ट टाइम आपके पास कंटेनर पोर्ट होती थी, उससे आप क्या करते थे, किसी कंटेनर की पोर्ट को एक्सेस करते थे। यहाँ पे बेसिक देते थे उसको ना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि टारगेट पोर्ट यानी कि किस पोर्ट के ऊपर आपको इंटरनली जाके उसको लेना है, क्योंकि हमारी इंजन की एप्लीकेशंस हैं, तीनों इंजन की जो हैं वो पोर्ट्स हैं, तो 80 पे है। अच्छा, टाइप बैलेंसर पे मैंने लोड बैलेंसर दिया हुआ है। अब देखें, मेरी मर्ज़ी है यहाँ पर, ठीक है। मैं लोड बैलेंसर दूँ, एक्सटर्नल नेम दूँ, कुछ ना दूँ, तो उसको क्या लेगा, IP ले लेगा, कस्टर IP ले लेगा। तो खैर मैंने इसको जो है वो जो है लोड बैलेंसर दे दिए, ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका सिलेक्टर बता दिया है। सिलेक्टर के अंदर हमने ऐप का नाम बता दिया, और ऐप के अंदर हमने RC एग्जाम्पल जो भी हमारा ऐप वहाँ पे बनी हुई है उसको जो हम सिलेक्ट करके ला रहे हैं उसका नाम हमने बता दिया, ठीक है, जिसके ऊपर ये अप्लाई कर लेगा। ठीक हो गया, तो बाहर निकलते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। अब इसको क्रिएट करते हैं सबसे पहले। अभी अगर मैं आपको दिखा दूँ kubectl get services ऑलराइट। अच्छा, तो अभी इस वक्त मेरे पास एक सर्विस बनी हुई है जो कि क्लस्टर की अपनी सर्विस बनी हुई है। अब मैं एक और सर्विस बनाने लगा हूँ। उससे बेसिकली क्या होगा, किस फाइल से बनाने लगा हूँ, मैं इसको इस फाइल से बनाने लगा हूँ, माई सर्विस की फ़ाइल को यूज़ करते हुए बनाने लगा हूँ। तो आप देखोगे कि हमारे पास क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा kubectl क्रिएट की कमांड को मैंने यूज़ करा, -f यानी फ़ाइल में दूंगा। उसके बाद मैं अपनी फ़ाइल का नाम दे दूंगा। मेरी फ़ाइल का नाम svm.yaml है। मैंने एंटर करा। अगर मेरी चीज़ों में किसी तरह का मेरे इंस्ट्रक्शन में एरर नहीं होगा, जो कि नहीं है, इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि यार आपका एक सर्विस रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। अब दोबारा सर्विस ले लेते हैं गेट सर्विसेज की कमांड से। तो अब आप देखें उसने बेसिकली क्या किया है, जो मैंने उसको वहाँ पे मेटाडेटा के अंदर नाम दिया था, उसने उस नाम से एक सर्विस बना दी। उसका टाइप इसने बता दिया कि यार आप लोड बैलेंसर है। चूँकि ये ऊपर वाला मैंने नहीं बनाया था, ये कुबरनेटिस ने खुद बनाया हुआ था, तो इस वजह से जो है वो कुबरनेटिस ने इसको क्लस्टर IP दे दिया, और मैंने जो है वहाँ पे डिफाइन किया होता है कि यार आपने लोड बैलेंसर ही बनाना है, तो इसने लोड बैलेंसर बना दिया। अब इसकी क्लस्टर IP अलग है, इसकी क्लस्टर IP अलग है। ये तब तक रहेगी जब तक आपके पास सर्विस मौजूद है। सब सर्विस डिलीट हो जाएगी तो क्लस्टर IP भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक्सटर्नल IP पेंडिंग आ रही है। अब पेंडिंग आने की वजह ये है कि देखें हम कोई एक रियल टाइम इन्वायरमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कुबरनेटिस को जो यूज़ कर रहे हैं वो मिनीक्यूब के ऊपर कर रहे हैं। अब अगर मेरे को उन्हीं एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है तो मैं उसको किस तरह से एक्सेस करूँगा, मैं मिनीक्यूब का IP यूज़ करूँगा। मिनीक्यूब के IP को यूज़ करने के बाद मैं इस पोर्ट नंबर को, जो कि मेरा ये पोर्ट नंबर जो मैंने आपको बताया था कि 30,000 से लेके 32,000 समथिंग की रेंज तक जाता है, तो इसने मुझे एक डिफ़ॉल्ट नंबर यहाँ पे दे दिया, उसको मैं एक्सेस करूँगा और मेरी एप्लीकेशन मेरे डेस्कटॉप उस पर ब्राउज़र पे एक्सेस हो जाएगी एक्सटर्नली, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर आपको मिनीक्यूब का IP मालूम करना है, जो कि हम अगर रियल टाइम पे कर रहे होते तो यहाँ पे हमारे पास एक रियल टाइम का IP लिखा हुआ आया था, उसके थ्रू हम आगे पोर्ट नंबर देकर उस चीज़ को एक्सेस कर रहे होते। लेकिन अब चूँकि हम मिनीक्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिनीक्यूब के लिए हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम मिनीक्यूब का IP यूज़ करें और उसके बाद इस पोर्ट नंबर को यूज़ करें ताकि हम उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकें। तो मैंने मिनीक्यूब IP करा, सॉरी यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, ओके, मिनीक्यूब IP, ओके। तो इसने मुझे IP दे दिया 192.168.9900 का। ये IP बेसिकली किसका है, ये मिनीक्यूब का IP है। अब हम क्या करते हैं, आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, अपने ब्राउज़र के ऊपर, और ये मेरा क्रोम का ब्राउज़र ओपन हो चुका है, ओके। और यहाँ पे आके मैंने इस ब्राउज़र को, इसको IP को पेस्ट कर दिया, कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद जो मेरा यहाँ पे IP आ रहा है, क्या आ रहा है, 31,539 का आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा 31,539, ठीक हो गया, इंटर करा। अच्छा, तो आपने अब देखा कि मेरे पास जो मेरी इंजन X की एप्लीकेशन थी
वो इस तरीके से मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। ये काम आपने पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड से भी देखा था। बेसिकली पोर्ट फॉरवर्ड की कमांड तो एक चीज़ के लिए तो ठीक है, अब मल्टीपल रेप्लिकाज या मल्टीपल कॉपीज हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है हाल ख़राब हो जाना है। तो उसके लिए सर्विस एक बेहतरीन रिसोर्स है आपके पास इस्तेमाल करने के लिए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।